हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रन डीबीजी पे आपका स्वागत है। ये हमारा पॉलिटी का सीरीज़ चल रहा था। इसमें हम पॉलिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये हमारा 5वां भाग था, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। राष्ट्रपति के पद के बारे में जान चुके हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जान चुके हैं, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जान चुके हैं और राष्ट्रपति का हम क्या पढ़ रहे थे, पावर पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति का कौन-सा पावर पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति का हम इमरजेंसी पावर पढ़ रहे थे। तो इमरजेंसी पावर में हम 3 पावर हम पढ़े हैं। कौन-कौन सा पावर पढ़े इमरजेंसी में? तो इमरजेंसी में पढ़े हैं राष्ट्रीय शासन, है ना? सॉरी, राष्ट्रीय शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात पढ़े हैं। उसके बाद राजकीय आपात पढ़े हैं। उसके बाद वित्तीय आपात पढ़े हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम इसका वित्तीय आपात का प्रभाव के बारे में पढ़ चुके थे एक पिछले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो अगर इससे पिछले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, सारे वीडियो सीरीज़ वाइज़ आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपात हम 3 तरीके का आपात हम पढ़ चुके हैं। कौन-कौन सा आपात पढ़े हैं? तो राष्ट्रीय आपात पढ़े हैं, जिसमें हम अनुच्छेद 352 की चर्चा की है। उसके बाद राजकीय आपात पढ़े हैं, जिसमें अनुच्छेद 356 की चर्चा की है। उसके बाद वित्तीय आपात पढ़े 360। तो क्वेश्चन सवाल में आता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में लिखा गया है या किस अनुच्छेद में दिया गया है, या फिर राजकीय आपात किस अनुच्छेद में है, या फिर वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है। तो आप अनुच्छेद को याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राजकीय आपात 356 में है, उसके बाद वित्तीय आपात 360 में है। लोकसभा में यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा में 30 दिनों के अंदर, है ना, क्या करना है, उसको अनुमोदित करना है। ठीक है, राजकीय आपात में 60 दिन के अंदर, उसके बाद वित्तीय आपात में 60 दिन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अगला पावर, जिसमें से राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति होगा। मतलब राष्ट्रपति के पास अपना अधिकार, उसके पास अपना पर्सनल शक्ति क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति में हम देखते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत न मिले तो करते हैं, है ना। अगर राष्ट्रपति के पास अपना पावर होता है कि अगर लोकसभा के अंदर में, है ना, किसी पार्टी का अगर बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को क्या कर सकती है, तो सरकार बनाने की अनुमति दे सकती है। जब लोकसभा में किसी की बहुमत नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास क्या है, अपना विवेकाधिकार शक्ति है। और निर्धारित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। और मतलब कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो उसमें से किसी एक लीडर को क्या कर लेगा, किसी भी एक पार्टी के लीडर को पीएम घोषित कर देते हैं। और उसमें निर्धारित उसके बाद निर्धारित समय होता है, और जिसके तहत उसको बोला जाता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाने के लिए, यदि उसने बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह पीएम होगा, अन्यथा नए व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा। अगर वो ये बहुमत सिद्ध कर लेता है, राष्ट्रपति का जो निर्देश दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, तो वो पीएम हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना, अगले 5 साल के लिए। अन्यथा वो उसको हटा करके फिर अन्य पार्टी को ही क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है। अन्य विकल्प के अभाव में चुनाव होगा, या नहीं तो क्या कर सकता है, फिर से वो चुनाव करवा सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होगा राष्ट्रपति के पास। तो वीटो शक्ति में क्या है, विधेयक को रोकने की शक्ति को ही वीटो शक्ति कहा जाता है ना। जैसे कोई सा भी विधेयक पास होता है, तो विधेयक पास होता है तो वो फाइनली सिग्नेचर के लिए किसके पास जाता है, तो सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार की शक्ति होती है, वीटो शक्ति। तो कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? तो अत्यंतकारी वीटो होता है। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहा जाता है। जैसे कोई विधेयक उसके पास गया, विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया सिग्नेचर के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर देता है, डायरेक्टली वो रद्द कर दे, है ना, उस विधेयक को पास नहीं होने देता है। तो ऐसे वीटो को किस नाम से जानते हैं हम? तो ऐसे वीटो को जानते हैं अत्यंतकारी वीटो। उसके बाद है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। जैसे कोई विधेयक पास होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, उसके बाद किसके पास जाता है, तो उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को, है ना, पुनर्विचार के लिए अगर लौटा देते हैं उस विधेयक को, तो वो विधेयक क्या कहलाता है, निलंबकारी वीटो कहलाता है। उसका तीसरा है पॉकेट वीटो, या फिर जेब वीटो भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे और नहीं उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, तो ऐसे वीटो को क्या कहा जाता है, तो ऐसे वीटो को पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो 3 वीटो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एक है कौन सा, तो एक है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है, विधेयक को डायरेक्ट रद्द ही कर देते हैं राष्ट्रपति, है ना, वो विधेयक को पास ही नहीं होने देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अत्यंतकारी वीटो। एक होता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जब जाएगा विधेयक, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक को पढ़ करके अगर उसको उसमें कुछ अगर त्रुटि उसमें समझ में आती है, तो क्या करते हैं, उसको लोकसभा में उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं कि इस विधेयक को फिर से आप जांच कर ले। ऐसे 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 विधेयक को क्या कहा जाता है, निलंबकारी। ऐसे वीटो को किस नाम से जानते हैं, निलंबकारी वीटो के नाम से जानते हैं। उसके बाद पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि उस विधेयक पर न राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो इस तरीके से पावर को जो यूज़ करते हैं राष्ट्रपति, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसको देते हैं पॉकेट वीटो। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जेब वीटो का उपयोग किया था। तो 1986 में जो एक संशोधन हुआ था, कौन सा, डाक संशोधन विधेयक, उस पर राष्ट्रपति जो है, कौन सा राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जैन सिंह ने इस पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। उसके बाद है विशेषाधिकार शक्ति। ठीक, विशेषाधिकार शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता है। दीवानी मामला का मतलब ये हुआ कि कोई अगर केस है ना, जमीनी मामला या पर्सनली, मतलब कि मार धार वाला मामला नहीं है, तो उसको हम दीवानी मामला बोलते हैं।
ठीक, फौजदारी मामला बोलते हैं जिसमें मर्डर वर्डर होता है ना, किसी का क्राइम वाला मामला हम क्या बोलते हैं, फौजदारी मामला। तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर भी है तो उस समय उसके साथ कौन सा मुकदमा चलाया जा सकता है, तो दीवानी मामला या फिर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के बाद चलाया जाएगा। ठीक, अगर वो कहीं पर अगर किसी को अगर मर्डर कर देता है तो जब वो राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे तब उसके साथ क्या हो जाएगा, फौजदारी मामला का कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी होते हैं। जिस तरीके से राज्य के अंदर में होता है ना, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो वो होते हैं गवर्नर। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। नोट में दिया गया है, अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में जब मनोनीत करते हैं तो किसके तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। और कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और किसके द्वारा होता है 12 सदस्य मनोनीत, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर भी होते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति संबंधित अधिकार क्या है, तो प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का सभी अधिकारी इत्यादि को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। संघ का जो मंत्री होता है ना, जो संसद के अंदर में जितने भी मंत्री होते हैं उस सारे मंत्री को कौन नियुक्ति करते हैं, तो वही राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करेंगे, तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी जो होता है, ठीक, उसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति, है ना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश इत्यादि को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के भी और उच्च न्यायालय के भी जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, जो वकील होते हैं, जज होते हैं, उसको कौन नियुक्त करते हैं, तो सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। उसके बाद है विधायी शक्ति में क्या दिया हुआ है, तो अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 पर जब संसद की बैठक नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावित रहता है। जैसे संसद की अगर सत्र नहीं चल रहा है, कोई इमरजेंसी पावर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत, 123। उसके बाद उसका दूसरा है, अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की बैठक को आहूत एवं सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति संसद की बैठक को आहूत करने का मतलब कि संसद को बुलाते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं। संसद ये सत्र को क्या कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। तो अब इसमें ये याद रखेंगे कि सत्रावसान कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, है ना। आहूत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि संसद का आहूत किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है ना। अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक, और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 के अंदर में। अनुच्छेद 64 में क्या दिया हुआ है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति होने का मतलब कि राज्यसभा के अंदर में जो ये होता है कि भाषण होता है या फिर किसी भी मामले के ऊपर जो डिबेट होता है, तो उससे डिबेट करने के लिए परमिशन किससे लेना पड़ता है, सांसद को, तो परमिशन लेना पड़ता है उपराष्ट्रपति से। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या होता है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इतना ध्यान में रखेंगे। ध्यान में क्या रखना है कि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इसके अनुपस्थिति में उपसभापति या सभापति का कार्य करते हैं। इसके अगर अनुपस्थिति हो जाए, है ना, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसके जगह पे उपसभापति होते हैं जो सभापति का कार्य संभालते हैं। तो उपसभापति राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन सभापति क्या होता है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति किसी कंडीशन नहीं है ना, कि राष्ट्रपति रिजाइन हो गया, राष्ट्रपति रिजाइन दे दिया या किसी तरीके से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अनुच्छेद 66 में लिखा गया है, उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, लेकिन विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। इस शब्द को ध्यान में रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानमंडल के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसी तरीके से हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए थे। तो राष्ट्रपति में हम क्या बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है तो उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, है ना। जो मनोनीत है वो भी, है ना, और जो इलेक्टेड होकर के आया है वो भी लेंगे भाग,
ठीक है। लेकिन विधानमंडल का जो सदस्य होगा वो भाग नहीं लेंगे, है ना, जो स्टेट में होता है वो भाग नहीं लेंगे। सिर्फ संसद में जो दोनों ये होता है ना, हाउस, सिर्फ दोनों हाउस के क्या करेंगे, जो मेंबर है सिर्फ वही भाग ले सकते हैं निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल या दिवाली ना होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जबकि राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ाए थे, तो राष्ट्रपति में पढ़ाए थे ये कंडीशन सारा राष्ट्रपति में भी था, नागरिक होना चाहिए भारत के, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या था कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसमें लोकसभा था, है ना, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, तो उपराष्ट्रपति में है ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और दोष सिद्ध अपराधी ना हो, है ना, कोई अपराध नहीं किया हो, है ना, उस पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चल रहा हो पहले से, और इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक, इसको राष्ट्रपति पद पे खड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जबकि राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ाए हैं, तो राष्ट्रपति में हम पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति को क्या चाहिए, कितना प्रस्तावक, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि। तो 15,000 रुपये राष्ट्रपति में पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति में भी क्या है कि 15,000 रुपये जमानत राशि है। अनुच्छेद 67 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 67 में दिया गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि इससे पहले पद खाली हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है। इससे पहले अगर पद खाली हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो नए उपराष्ट्रपति होंगे वो भी किसके लिए आएंगे, कितने साल के लिए आएंगे, तो वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। ठीक, उससे पहले अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी को उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, क्योंकि हमारे भारत के संविधान जो है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी हाल में खाली नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो भी गया किसी कंडीशन में तो थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद क्या होगा कि खाली नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। उसके बाद है पद से हटाना। अब उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो अब इसके लिए क्या प्रावधान है, तो उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना पर राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव, जिसे लोकसभा भी पूर्ण बहुमत से पास करे, तब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रस्ताव किस में आएगा, तो प्रस्ताव आएगा सिर्फ राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, लेकिन लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो इसके लिए प्रस्ताव किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आता है। राज्यसभा में स्टार्टिंग राज्यसभा से होगा, लोकसभा से इसका स्टार्टिंग नहीं होता है। और 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना भी देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए चुनाव शीघ्र करना होता है, इसके लिए निश्चित समय नहीं है। उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है किसी कंडीशन में तो जल्द से ही जल्द क्या करना होता है, उस उपराष्ट्रपति के लिए क्या करना, चुनाव करवाना होता है। लेकिन इसके लिए समय निश्चित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए समय निश्चित है। राष्ट्रपति के लिए समय क्या है, 6 महीने के अंदर किसी भी हाल में चुनाव करवा ही लेना है। और 6 महीने के अंदर चुनाव तो करवा ही लेना है, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा करके। लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवा लिया जाएगा। लेकिन टाइम इसमें क्या है, तो टाइम इसमें मेंशन नहीं है कि कितना कब होगा, 6 महीना भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, कमेंट में बताइए। राष्ट्रपति का शपथ हम बताए हैं, राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का शपथ दिलवाते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएंगे, तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है या फिर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके से अगर विवाद हो जाता है तो ये मामला किसके पास जाएगा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अन्य मंत्री, है ना, PM हो गया या फिर अन्य मंत्री हो गया। तो अनुच्छेद 71 तक पढ़ा दिए, है ना। अनुच्छेद 72 में हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। ठीक, अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 73 कहाँ गया, सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 73 नहीं है, तो एक्चुअली क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है ना, क्योंकि ये खान सर का नोट से आपको हम खान सर के नोट से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि सारे आर्टिकल नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है बस टू दी पॉइंट है इसमें। अगर आप सारे वीडियो को कर लेते हैं तो सारे एग्जाम कवर हो जाएगा इसके थ्रू। तो अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनाते हैं। मतलब राष्ट्रपति को अगर काम करना है ना, तो वो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, वो मंत्रिपरिषद क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद जिस तरीके से ये ब्लॉक दिया हुआ है ना, तो मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है PM। और उस मंत्रिपरिषद में कितने तरीके के मंत्री होते हैं, तो उस मंत्रिपरिषद के अंदर में एक होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक,
कैबिनेट मंत्री, उसके बाद एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है स्वतंत्र प्रभार, एक होता है उप मंत्री। ठीक, सबसे ऊपर कौन होते हैं? तो सबसे ऊपर होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर है ना, पीएम होते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री और पीएम क्या करते हैं? ये सब मिलकर के किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले क्या करते हैं? सलाह लेते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। इस तरीके से जो मंत्री परिषद है उसमें 3 तरीके के मंत्री होते हैं। तो कौन कौन सा मंत्री हो गया? तो उसमें हो गया एक कैबिनेट मंत्री, एक हो गया राज्य मंत्री, दूसरा हो गया एक हो गया ये स्वतंत्र प्रभार। अगर राज्य मंत्री नहीं है तो उसके जगह पे ये स्वतंत्र प्रभार काम करते हैं। ठीक, एक बाद उसके बाद एक हो गया कौन सा? उप मंत्री। अब चलिए अब कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। यह अपने विभाग का प्रधान होता है। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का क्या होता है? प्रधान होता है और सभी निर्णय लेते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? सभी अपना निर्णय लेते हैं। ठीक, अपने विभाग का क्या होता है? प्रधान होता है। जिस तरीके से आप देखते हैं रेलवे मंत्री है ना होता है, शिक्षा मंत्री होता है, तो सब क्या है? सबका सब क्या है? कैबिनेट मंत्री होता है ना। वो अपने विभाग का हेड होते हैं और सारे के सारे निर्णय वो खुद लेते हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद है राज्य मंत्री। तो प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकता है जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। अब हर विभाग में क्या होता है? राज्य मंत्री भी होता है। जिस तरीके से अगर रेलवे मंत्री है ना, तो रेलवे मंत्री के अंदर में क्या होगा? रेलवे मंत्री के अंदर में होगा राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की क्या करेगी? सहायता करेगी। उसके बाद है स्वतंत्र प्रभार है ना। स्वतंत्र प्रभार क्या है? जब कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो जाए है ना, कैबिनेट मंत्री का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसके बाद क्या है? राज्य मंत्री है ना, या फिर स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? जब कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो, शपथ मंत्री के शपथ मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है। अगर क्या हो जाए कि राज्य मंत्री का पद अगर रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसकी जगह पर किसको नियुक्त कर दिया जाता है? तो उसका पद जो है कौन संभालता है? तो उसका पद जो है स्वतंत्र प्रभार संभालता है। जो सभी निर्णय लेता है उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। अगर राज्य मंत्री नहीं है तो उसकी जगह पर कौन होगा? तो उसकी जगह पर होगा स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद कौन है? उसके बाद है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है? यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। राज्य मंत्री की सहायता कौन करता है? तो उप मंत्री करता है। ठीक, और राज्य मंत्री किसकी सहायता करता है? तो राज्य मंत्री करता है कैबिनेट मंत्री की सहायता। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 51वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न सदन मतलब लोकसभा का अधिकतम 15% निर्धारित किया जाता है। अब देखिए लोकसभा के अंदर में कितना सीट है? तो लोकसभा के अंदर में सीट है 545। ठीक, लेकिन अगर 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है तो अभी कितना है? तो 543 है। अब 543 है संसद, तो सभी तो मंत्री तो नहीं बनेगा। तब किसको मंत्री बनाया जाएगा? तो लोकसभा के अंदर जितनी सीट है ना, उसका 15% क्या होगा? मंत्री। उसका 15% निकालेंगे और जितना आ जाएगा तो उतना जो सांसद होगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। ये कब कहा गया है? तो 51वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। जो मंत्रिपरिषद होते हैं है ना, मंत्रिपरिषद, तो वो अपना सभी जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और ये पद किससे लिया गया है? तो ये प्रक्रिया किससे लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। रिमार्क में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। उसके मृत्यु या त्याग पद के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नया पीएम के अनुसार पुनः मंत्रिपरिषद बनता है। कहने का ये मतलब है कि अभी जितना भी मंत्री है ना, जितने भी मंत्री है उस सबका हेड कौन है? तो उस सबका हेड है पीएम। अगर पीएम किसी भी तरीके से पीएम की पद खाली हो जाती है तो सारी मंत्री का पद खाली हो जाएगा एक ही साथ। अगर पीएम के क्योंकि पीएम ही क्या करता है? सारे मंत्री को अपॉइंट करता है। ठीक, सारे मंत्री को अपॉइंट करता है और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अगर पीएम का ही पद, अगर अध्यक्ष का ही पद क्या हो जाता है किसी भी कंडीशन में अगर खाली हो जाता है तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री है सबका पद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, वो मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगा वो। उसके बाद है मंत्री। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और उसके बाद क्या है? मंत्री जो है ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। लेकिन मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंत्री जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना। वो सब जवाब, सारा जवाब किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। जबकि मंत्रिपरिषद होगा जो है ना पूरा का पूरा, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो मंत्रिपरिषद होगा सिर्फ वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है ना। मंत्री राष्ट्रपति के पर्यंत होता है ना। ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। ये बिना संसद सदस्य हुए 6 महीना तक मंत्री बना जा सकता है ना। अगर संसद के सदस्य नहीं है तो बिना संसद के सदस्य रहे बिना ही क्या कर सकता है? मंत्री बन सकता है। किसी को चाहे तो मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर, है ना। 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा उसको? तो अपने लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर उसको बन जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर मंत्री पद से वो हट जाएगा। वो बहुमत गठबंधन द्वारा भी हो सकता है, बहुमत गठबंधन द्वारा भी बनाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
जिस कारण एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर किसी एक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध क्या आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सभी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, तो सभी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। सबका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अनुच्छेद 78 के तहत पीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का लिया गया निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के अंदर जितने भी मंत्री है ना, वो सूचना किसको देंगे, तो वो सूचना देंगे पीएम को, और पीएम जो है उसकी सूचना किसको देंगे, तो पीएम जो है उसकी सूचना वो राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद है महान्यायवादी, है ना, अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी का अटॉर्नी जनरल कौन है? अब है अगला अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद है 76 में किसकी चर्चा है? तो 76 में चर्चा है महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो भारत सरकार का ये वकील होता है, ये इसको ध्यान रखेंगे। भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार का वकील, राज्य सरकार का वकील कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो ये वकील क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई मुकदमा चल रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, ठीक, अगर कोई केस फाइल कर दिया किसके ऊपर? केंद्र सरकार के ऊपर, तो वो केंद्र सरकार के पास उतना टाइम तो नहीं है कि वो आकर के क्या करेगा, तो वो आकर के कोर्ट में आकर के हाजिर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए उसका वकील जो होगा वो कौन होगा? तो उसका वकील होगा अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर दिया गया है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। और यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी। विधि का मतलब कानून, है ना, कानूनी अधिकारी होते हैं। यह कानूनी सलाह देते हैं, है ना, यह कानूनी सलाह देते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। संसद का जो कार्यवाही होता है ना, संसद का जो सत्र चल रहा होता है उसमें भी क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं, किंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता है। और संसद में क्या करते हैं? ये मतदान नहीं कर सकते हैं, बस भाग ले सकते हैं, वहाँ पर उसमें बैठ सकते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ना। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा भी सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड पड़ता है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। महान्यायवादी की बनने की योग्यता वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का है। तो जो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, वही योग्यता किसके पास होता है? तो वही योग्यता महान्यायवादी के पास भी होता है। उसके बाद इसकी सहायता सोलिसिटर जनरल करते हैं। तो महान्यायवादी की जो सहायता है वो कौन करते हैं? तो सोलिसिटर जनरल करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या होता है? यहाँ तक हमारा राष्ट्रपति का ये खत्म होता है। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या? पार्लियामेंट के बारे में। ठीक, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, सारा डिटेल पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सारा वीडियो, एक एक करके सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एक एक करके सारा हर कुछ समझ में आ जाए। नहीं तो अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को उतना लाइक नहीं करेंगे। जब सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको क्या लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा, जिससे क्या होगा? आपकी सारे एग्जाम में मदद होगा। चलिए, यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म होता है। फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।